नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस के इस चैनल में आप सबको नमस्कार, मैं अशोक राज आप सबका अल्बिडो आईएएस में स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2024 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्या लिखा है? हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही अपने जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन लिखा है बी ए स्मिथ है। सी ऑप्शन लिखा है लेन पूल, स्टेनली लेन पूल। सी ऑप्शन लिखा है ई वी हैवेल और डी लिखा है ईश्वरी चंद्र सागर। तो हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही अपने जीवन से मुक्त हो गया। ये कथन किसका है? स्टेनली लेन पूल का। बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लिखा है जगपेट, सिम लिखा घंटसाल, 4 नंबर पर लिखा है नागार्जुनी कोंडा और तीसरे नंबर पर लिखा अमरावती। उपर्युक्त के आधार पर कौन सा कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है? ए ऑप्शन में लिखा है केवल 2 और 3, बी में लिखा है केवल 3 और 4, सी में लिखा है 1 2 1 3 4 और डी में लिखा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके देखें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। सभी आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो जगह पेट है, घंटसाल है, अमरावती है, नागार्जुन कोंडा, ये सब जो है बौद्ध धर्म से स्तूप हैं। बौद्ध धर्म के क्या हैं? स्तूप बनाए गए हैं। और अशोक के जब बाद में अशोक के बाद में चूँकि अशोक के समय बौद्ध धर्म ज़्यादा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ था, उसी के बाद में भी ये सब बनते रहे हैं। सब बौद्ध धर्म के संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन, नीचे कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए 2 कथन हैं। इन कथनों में अगर हम बात करते हैं, इन कथनों में यदि बात किया जाए, 2 कथन है। कथन ए है और कारण जो है आर है। कथन ए कहता है जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है। और कारण कहता है दोनों में ही जीवों की हिंसा होती है। अब इसमें लिखा है दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है और ए गलत आर सही है। इस तरीके का है। देखिए सबसे पहले कथन को आपको समझना है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित है। ये बात एकदम सही लिखा गया है। जैन धर्म युद्ध करने की मनाही करता है और कृषि करने की मनाही करता है। क्योंकि इन दोनों में ऐसा क्यों किया गया? दोनों में ही हिंसा होती है। जैन धर्म कहता है कि यदि पेड़ पौधों को आप काटते हैं, फसलों को काटते हैं तो हिंसा कर रहे हैं, और युद्ध करते हैं तो लोग मारे जाते हैं तो भी हिंसा होती है। तो इसका इसीलिए वर्जित है क्योंकि दोनों में हिंसा होता है। दोनों बात सही है और दोनों जो आर है ये ए का सो व्याख्या सही करता है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आपको विजिट करना है अशोक राज आईएएस इंस्टीट्यूट दिल्ली या अल्बिडो आईएएस दिल्ली पर विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर। और कांटेक्ट करने के लिए इसमें हमारा नंबर है 630 76 11 11 301। इस पे विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? जो बौद्ध धर्म में स्तूप बनाया जाता है, इस तरीके का अर्ध संरचनानुमा बनता है। इसमें इस तरीके का संरचना बनता है। इसमें हर्मिका भी होता है। इस तरीके का अनेक प्रकार की संरचनाएं रहती हैं। अर्धवृत्ताकार होता है, बौद्ध स्तूप से संबंधित होता है। इसमें अंड लिखा है, छत्र लिखा है, मेधि लिखा, अंतराल।
कौन सा ऐसा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी जो होता है अंतराल जो है ये चित्रकला से संबंधित है, जबकि अंड है, छत्र है और मेधि है ये बौद्ध स्तूप से संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी अंतराल। अंतराल चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क है, विदाउट मनी, बिना कोई शुल्क के, बिना कोई पैसे के है ऑनलाइन। जबकि ऑफलाइन में पैसे लिया जाता है। ऑफलाइन का दूसरा सिस्टम है। आप मुखर्जी नगर में आप संपर्क कर सकते हैं, करोल बाग में भी संपर्क कर सकते हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर क्या करें? विचार करें। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख मिलता है। 9वीं से और 12वीं शताब्दी में के मध्य अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख मिलता है। कारण क्या है? कारण लिखा है। कारण क्या है? वाणिज्यिकी गतिविधि तथा जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि कर दिया है। तो इसमें देखना है, इससे लिखा है दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं है, दोनों सत्य है, इस तरीके का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब इसमें देखिए क्या है। तो देखिए जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य अनेक उपजातियों के उदय का उल्लेख मिलता है। तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो अनेक उपजातियों का मतलब होता है भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं अनेक। महमूद गजनवी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, वो क्या नाम है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये लोग जो आते हैं अनेक प्रकार की उपजातियों का उदय होता है। मंगोल है, ये सब जो बहुत से लोग रहते हैं। तो वाणिज्यिकी गतिविधियाँ, इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था तो वाणिज्यिकी गतिविधियाँ हो रही थी, लोग व्यापार करना चाह रहे थे और जनसंख्या में गतिशीलता, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, इस कारण ऐसा हो रहा था। दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। इसका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? एकदम एक्यूरेट सही होगा। डी पर आप राइट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा था? कौन ऐसे थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी। किसने अंग्रेजों से एशिया को छोड़ने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को है। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 7 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। 7 पे हम लोग देखेंगे। 7 क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर क्या है? विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन लिखा है, पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफी भिन्न था। कारण लिखा है, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसा कि शहर शिल्प, व्यापार संघ और शहरी केंद्रों से विकास से स्पष्ट होता है। ए और दोनों सही है, दूसरे की व्याख्या करता है, दोनों गलत है। ए गलत, आर सही है, ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके का 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको सबसे पहले ये सब ऑप्शन बाद में जानेंगे, सबसे पहले ये जानना होगा कि कथन और कारण सही कि गलत। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है, एकदम बात सही लिखा गया है, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफी भिन्न था। ये भी यूरोपीय सामंतवाद से भिन्न था। यूरोपीय में सामंतवाद दूसरे प्रकार की पाई जाती थी और भारत में सामंतवाद जो है दूसरे। सामंतवाद का मतलब होता है राजा के अधीन राजा। राजा के अधीन राजा को क्या कहते थे? सामंत कहते थे। इसी ऐसी व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता था। राजा के अधीन राजा, यानी कि एक बड़ा राजा, फिर उसके नीचे छोटा राजा, उसके नीचे छोटा राजा, उसके नीचे छोटा राजा। इस तरीके से कई राजाओं होने से जनता का काफ़ी ज़्यादा शोषण हो जाता था। लेकिन यूरोप में सामंतवाद काफ़ी भारत से भिन्न था। अगला लिखा, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल होता, जैसा कि शिल्प, व्यापार संघ तथा शहरी केंद्रों का विकास। ये भी दक्षिण भारत की भी बात से लिखा गया है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या से अलग है। क्योंकि एक दूसरे से मैटर नहीं खाते हैं, इसलिए सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर डी पर हम राइट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 के बाद में हमारा 8 क्वेश्चन की तरफ है। 8 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 लिखा है आईने अकबरी। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी मित्रों में लाइक करें, शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आईने अकबरी क्या है? तैमूर से अकबर तक का मुगल इतिहास है। अकबर से साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। लेखक के कार्यपत्र है। लेखक का अकार्यालय पत्र है। तो आईने अकबरी कमेंट करके जरूर बताइए कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ आईने अकबरी। तो ये अकबर के शासन, अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है, इसलिए हमारा बी आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आईने अकबरी का लेखक कौन है और अकबरनामा क्या है। आईने अकबरी का लेखक कौन है और अकबरनामा क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, क्या चीज़ है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अभिकथन दिया है। आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में लाया। आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में लाया। कारण क्या है? 9वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने यह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। तो दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या में सहयोग करते हैं, गलत है दोनों। इस तरीके का 4 ऑप्शन, ए सही है, आर गलत है, इस तरीके का ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि आखिर में जो प्रबोधन है, प्रबोधन मतलब एक बुद्धि वर्ग वाला जो चीज़ आ रहा है, तो यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में लाया। प्रबोधन जो है, प्रबोधन मतलब समझ में आ रहा होगा, टेक्निकल शब्द है थोड़ा सा, कि प्रबोधन मतलब बुद्धि वाली चीज़ें, नया मानव में बुद्धि का जागरूक हो रहा है। तो यूरोपीय जगत में सबसे पहले चूंकि औद्योगिक क्रांति है या इस प्रकार की जो भी क्रांतियां हो रही हैं यूरोप में हो रही हैं, तो एक हिसाब से प्रबोधन, बुद्धि का विकास हो रहा मानव में, तो ये हो रहा है और यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में लाया। ये बात एकदम सही लिखा गया, 9 का एकदम बात सही लिखा। 7वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1601 से लेकर के जो है 1699 तक का जो समय है, ये 17वीं शताब्दी होता है। शुरुआत का जो चरण होता है उसको पूर्वार्ध कहते हैं, जो अंतिम का चरण होता है उसको उत्तरार्ध कहते हैं, जो बीच वाला का समय होता है उसको मध्य कहते हैं। तो 17वीं शताब्दी में मतलब यहाँ से यहाँ तक के समय का इसने जो है वैज्ञानिक क्रांति लाया है ना, वैज्ञानिक क्रांति लाया, और बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार किया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। ये भी बात सही लिखा गया है ना, दोनों बात सही। इसका मतलब जो है एक दूसरे से मैच भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच करने का मतलब जो है इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। इस पर हम ए पर टिक मारेंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ और आप लोग विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं? भारत में अभिकथन लिखा है। अभिकथन में है भारत में सिविल सेवा जो है, परीक्षाएं जो है शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियों से संख्या में बढ़ गए। भारत में जब सिविल सेवा परीक्षा शुरू होता है भारत में, तो 20 वर्षों के बाद में देखा गया कि यूरोपियों से संख्या बढ़ करके जितने भी यूरोपीय हो रहे हैं उनसे ज़्यादा संख्या में भारतीय सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा में आ गए। उस समय IAS को ICS कहा जाता था, ICS। अब इस समय क्या हो गया है? IAS हो गया है। तो इस तरीके का उस समय बढ़ गया था और कारण दिया है, भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपीय उसके बराबर नहीं है। भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपीय उसके बराबर नहीं है, तो ये तो गलत है, क्योंकि इस प्रकार का भारतीयों में कभी मानसिकता नहीं रही है कि दिखाना कि हम आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। भारतीय में कभी इस तरीके का नहीं आता, भारतीय में ईगो नहीं आता या अहंकारी भावना नहीं आता है अंग्रेज की तुलना में। तो ये बात एकदम गलत लिखा गया है, भारतीयों में इस प्रकार का कोई प्रवृत्ति नहीं था, लेकिन ये बात सही लिखा गया, इसलिए ए सही आर गलत है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी पर हम राइट क्लिक करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।